कैसे हैं आप सभी। होपली आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी अपनी अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दिस इज ज्योति एंड वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, और ये जो वीडियो है वो आपकी सेकंड वीडियो है। यानी कि फॉर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया जाए कि ये जो वीडियो आज आप देखेंगे, यानी जिस वीडियो को आप आज देख रहे हैं, वो आपके केमिस्ट्री के 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की सेकंड वीडियो है। यानी कि जो आपका चैप्टर फर्स्ट है केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, इसका ऑलरेडी हाफ पार्ट हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है, सबसे पहले आप उसको देखें, क्योंकि अगर आप वो नहीं समझेंगे कि अभिक्रिया क्या होती है तो आपको समझ नहीं आने वाला है। तो बेसिकली आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, कौन सी अभिक्रिया कैसे होती है, कैसे पहचानेंगे कि भाई ये कौन सी अभिक्रिया, ये किस प्रकार की अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो भी एमसीक्यूज में। तो आपको एक बात अच्छे से याद रखना है कि आपको कोई भी रिएक्शंस को रटना नहीं है, बिकॉज नंबर कट जाएंगे आपके। क्योंकि अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली आप लोग लिख लेंगे कि रट तो हम बहुत अच्छे से लेते हैं, लेकिन अगर घुमा फिरा के एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ ले जाए कि बताओ भाई ये जो रिएक्शन लिखी है वो किस प्रकार की रिएक्शन है, तो यहाँ पर रटने वाला काम है, यहाँ पर समझने वाला काम है। तो मेरी बातों को जो भी मैं आपको बोलूंगी है ना, तो उसको अच्छे से समझिएगा, सिर्फ सुनना ही नहीं, उसको समझना है। क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं ना तो सब ऊपर से जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा अपवाद होते हैं, केमिस्ट्री भाई अपवाद से भरी हुई है, इसीलिए केमिस्ट्री हार्ड होता है। क्योंकि कोई हमने लिखा है कि 2 + 2 को हम जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, लेकिन आगे चल के ये रूल एक नए एक्सेप्शंस का निकल ही आएगा, भाई ऐसा नहीं होगा। तो मतलब कुछ एक दो ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस रूल को फॉलो नहीं करती है, और इस वजह से हमारा दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, अच्छे से हर चीज़ को समझना है। चलिए फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रियाओं के प्रकार। तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे अपने अभिक्रियाओं के प्रकार की। किसकी? अभिक्रियाओं के प्रकार की। तो आज आपको सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है। तो आराम से सुनिएगा हर एक बात को। अभिक्रिया के प्रकार, तो आपके जो अभिक्रिया के प्रकार हैं आपके सिलेबस में बोले या फिर क्या ही बोले, सिलेबस को तो ठीक है, आपको जितने होते हैं हम सारे पढ़वाएंगे, ठीक है। अभिक्रिया के प्रकार, तो पहला आपका होता है संयोजन अभिक्रिया। क्या? संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट हम बात करें तो वियोजन अभिक्रिया। कौन सी? वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वो हो जाती है आपकी कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा शोषी या फिर क्षेपी बोल सकते हैं, ठीक है। एक होती है आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और एक होती है आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी। नेक्स्ट होती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। एक होती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक होता है आपका उपचयन अभिक्रिया। एक होता है आपका उपचयन अभिक्रिया और एक होता है आपका अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे संयोजन, वियोजन, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन। तो ये आपकी अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपकी कितनी होती हैं? संयोजन, वियोजन, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी। अब आप सोच रहे हो भाई इतने सारी अभिक्रियाएं हैं, कैसे पढ़ेंगे, बहुत ही डिफिकल्ट होगा। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सारी की सारी एक दूसरे से मिलती जुलती है। यानी कि अगर हम बात करें संयोजन वियोजन की तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। विस्थापन, द्विविस्थापन ये भी एक दूसरे का अपोजिट। और बात करें अपचयन और उपचयन की तो ये भी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। लेकिन सिंपल सी बात है, संयोजन वियोजन हम आपको पढ़ा देंगे, लेकिन संयोजन वियोजन जो अभिक्रियाएं होती हैं वो ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी से थोड़ा मिलती जुलती होती है। तो सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस आते हैं, सबसे ज्यादा अपवाद आते हैं वो इन चारों में ही आते हैं, क्योंकि वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। जैसे आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाइए, उसके बाद जो अपवाद है वो हमको बताएंगे। और जो मैं अपवाद आज आपको बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा डीपली होगा, क्योंकि जो डीपली में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम है हमारे पास। 27 का जब हम एग्जाम देंगे 10th का, तो बहुत टाइम है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे भाई, आराम आराम से पूरा बेसिक नॉलेज लेकर के पढ़ेंगे, ताकि हमको सिर्फ 10th पार ही नहीं करना, हमको आगे चल के अगर हम केमिस्ट्री लेंगे, नीट लेंगे, कुछ भी करेंगे तो वहाँ हमारी केमिस्ट्री बेसिक काम में आएगी, ठीक है। तो बेसिक से लेकर चलेंगे, गहराई से गहराई समझेंगे। और जो इसमें मैं अपवाद बताने वाली हूँ वो भाई यूट्यूब में जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, आई रेस्पेक्ट ऑल टीचर्स, बट ये आप देख लीजिएगा, मैं ये भाई तारीफ नहीं है, आप रियलिटी में देख लीजिएगा कि अगर इस तरीके से किसी ने कोई अपवाद इसका बताया, लेकिन ये अपवाद रियलिटी में है ना, तो थोड़ा डीपली में है, कितना डीपली आपका काम का नहीं है, बट याद कर में तो समझ लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपके काम आने वाला है। ओके, चलिए फिर स्टार्ट कर। सबसे पहले हम पकड़ते हैं अपने संयोजन अभिक्रिया को, ठीक है। संयोजन का मतलब आप समझ, संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब क्या? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि संयोजन को और किन किन नामों से
जाना जाता है। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया जो है वो संयोजन अभिक्रिया को हम लोग जानते हैं संकलन अभिक्रिया से। किससे? संयोजन का नाम होता है संकलन, यानी कि संकलन संयोजन मतलब जोड़ना। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी? योगात्मक अभिक्रिया, या फिर इसको कभी कभी शॉर्ट में योग भी बोलते हैं, योग अभिक्रिया। ठीक है, तो ये होती है आपकी अभिक्रियाओं के नाम। यानी कि एक ही अभिक्रियाओं को जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज करने के लिए इतने सारे नाम दे सकता है, संयोजन, संकलन, योगात्मक और योग। तो यहाँ से एक एमसीक्यूज बनता है आपका कि बताओ भाई संयोजन अभिक्रियाओं को और किन नामों से जाना जाता है? संयोजन को, संकलन, योगात्मक और योग। ठीक है, आए बस समझ में। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है वो समझिए। तो संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? जो आपकी रिएक्शन में भाग लेते हैं ना। अभिकारक क्या होता है? जो आपकी रिएक्शन में भाग लेते हैं। और उत्पाद क्या होता है? जो अभिकारक आपस में मिलते हैं उसके बाद जो एक नया प्रोडक्ट हमारा बनता है उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो अभिकारक मतलब जो आपकी अभिक्रिया में भाग लेंगे। तो जब भी दो या दो से अधिक अभिकारक, अब बात को अच्छे से समझिएगा कि मैंने यहाँ पर बोला है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, तो यहाँ सब क्या समझ में आ रहा है कि आपके जो अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेंगे वो कम से कम जो आपके पदार्थ है वो कितने होने चाहिए? आपके दो पदार्थ होने चाहिए। ठीक है, दो पदार्थ होने ही चाहिए। दो से अधिक हो सकते हैं कोई बात नहीं, दो से कितने भी ज्यादा होंगे वो चलेगा, लेकिन दो से कम नहीं होने चाहिए। तो जब भी दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और आपस में मिलने के बाद आपस में रिएक्शंस करने के बाद केवल वन प्रोडक्ट बनाते, मतलब एकल उत्पाद का निर्माण करते, केवल एक ही प्रोडक्ट हमको देते हैं, वो हमारा होता है संयोजन अभिक्रिया। आए बस समझ में। संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलेंगे और आपस में रिएक्शन करने के बाद केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते, वो अभिक्रिया हमारी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल समझिए आप लोग, जैसे ये A+B है, तो यहाँ पर ये एक अभिकारक है, ये दूसरा अभिकारक है। तो आपके जो अभिकारक है वो दो से अधिक भी हो सकते हैं, बट दो से कम नहीं होने चाहिए। पहली बात, पहली शर्त तो ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये जब दो आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? जो आपका प्रोडक्ट बनेगा ना, तो वो केवल एक ही बनेगा, यानी इन दोनों को मिला करके वो केवल एक बनेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं बनने वाला। यही संयोजन अभिक्रिया की क्वालिटी बोल सकते हैं, फिर खासियत होती है। मतलब जब दो अभिकारक आपस में जुड़ेंगे तो मिनिमम अभिकारक कितने होने चाहिए? आपके पास दो होने चाहिए, और दो आपस में जुड़ेंगे तो वो केवल एक बनेंगे। मतलब इन जितने भी आपके अभिकारक होंगे उनको आपस में हम लोग जोड़ देंगे और बैलेंस वगैरह कर देंगे उसको। ठीक है, आए बस समझ में। तो ये होता है आपका संयोजन अभिक्रिया। चलिए फिर इसको हम डेफिनेशन से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यही अभी हम आपको केमिस्ट्री वाले एग्जाम्पल से भी समझाएंगे। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया, कैसे लिखेंगे आप लोग? अगर डेफिनेशन पूछे कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, पेन क्यों नहीं चेंज हुआ भाई? ऐसी अभिक्रिया जिसमें, कोई बात नहीं, दो या दो से अधिक अभिकारक। अभिकारक मतलब जो आपकी क्रिया में भाग लेते। ठीक है, जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, आपस में मिल करके या फिर क्रिया करके, ठीक है, आपस में मिल करके एक नए गुणधर्म वाले, कौन सा? एक नए गुणधर्म वाले एकल उत्पाद का, किसका? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया से भाई आप क्या समझते हैं कि जब दो अभिकारक आपस में मिलेंगे तो आपस में क्रिया करके केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो ऐसे अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन लिखे, और मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक नए गुणधर्म वाले, यानी सिंपल सी बात, जब कोई भी रिएक्शन आपस में होगी तो जो अभिकारक आपके भाग रहे तो उसके जो भौतिक एंड रासायनिक, फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज होगी, तो जो आपका नया उत्पाद बनेगा तो उसकी भी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो दोनों की अलग अलग होगी। ठीक है, जैसे आपने ए लिया था, क्या लिया था आपने? जैसे एग्जांपल समझिए हम लोग, मैंने आपको बोला कि जैसे ये ए है, कि यार भाई पेन क्यों नहीं चेंज हो रहा है, एक मिनट। जैसे ये ए है, क्या अरे भैया का दिक्कत है,
कोई बात नहीं। जैसे ये एक आपका अभिकारक है, प्लस हमने एक और अभिकारक लिया, प्लस एक और अभिकारक लिया, तो ये तीनों क्या है आपके अभिकारक। ये तीनों जब आपस में मिलेंगे तो ये एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, ठीक है। और जब भी कोई रिएक्शन होते है, जो भी आपका न्यू प्रोडक्ट बनता है, तो उसके जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो आपके मूल पदार्थ यानी जो आपके अभिकारक है उससे क्या होगी, अलग होगी। यानी इसकी जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग है और इसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। तो हमेशा जब भी आपकी कोई रिएक्शन होगी, जो आपके अभिकारक होंगे और जब आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो ऑलवेज इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी कोई दो या से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे तो वो केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए फिर इसको भाई एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से, ओके। जैसे हम अब केमिकल वाले से एग्जाम्पल समझते हैं, ओके। जैसे हमने मैग्नीशियम की, किसकी, हम भाई क्या हो गया है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का हमने क्या किया, दहन किया। क्या किया भाई, हमने क्या किया, मैग्नीशियम का दहन किया। किसका, हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। कलर नहीं चेंज हो रहा है, पता नहीं कहाँ नौटंकी है। से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का क्या किया, हमने दहन किया। तो यहाँ पर आपको कितने अभिकारक दिख रहे हैं, अभिकारक दो हैं कि नहीं है, तो मिनिमम दो अभिकारक होने चाहिए। तो अभिकारक आपके दो हैं, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बना लेंगे आपका 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर आपके दो अलग अलग तत्व थे, मैग्नीशियम आपका अलग तत्व, तो इसके गुण आपके अलग होंगे। इसकी केमिकल एंड जो क्या बोलते हैं, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी अलग होगी। और जो आपका ऑक्सीजन तत्व है तो इसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो दोनों आपस में मिल करके अलग केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला एक नया पदार्थ बन जाएगा, ठीक है। तो जो आपके इन दोनों के केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो इसकी तरह सेम नहीं होंगी, ठीक है। मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर अलग अलग है ना, तो उनके अपनी अपनी क्वालिटी, लेकिन वो आपस में हो जाएंगे तो कुछ अलग क्वालिटी आ जाएगी ना, ठीक है। वैसे इनकी भाई क्वालिटी अलग थी, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग थी, बट ये दोनों साथ में आपस में मिल गए तो इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एक अलग रूप ले लिया इसने, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपके अभिकारक हैं वो कितने होंगे, अभिकारक आपके 2 से प्लस हो सकते हैं, मतलब 2 प्लस हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं होंगे। और आपका उत्पाद कितना बनेगा भाई, उत्पाद आपका एक ही बनेगा ऑलवेज। तो ये होता है आपका संयोजन अभिक्रिया। जैसे भाई एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। जैसे हमने कार्बन की, किसकी, हमने कार्बन की, ये कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, हमने कार्बन का दहन करवाया। तो यहाँ पर ये दो अभिकारक हैं, आपको यहाँ पर ये दो अभिकारक है, दोनों अभिकारक आपस में मिलेंगे तो आपका CO2 बन जाएगा। तो उत्पाद कितना बना है आपका एक, और आपके अभिकारक कितने हैं आपके दो। तो हमेशा जब भी अभिकारक दो या फिर 2 से अधिक, ऑलवेज आपका जो प्रोडक्ट होगा वो आपको एक मिलेगा, तो वो आपकी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। लाइक एग्जाम्पल एक और हम लोग समझ सकते हैं। जैसे लिखा यहाँ पर CaO, क्या लिखा, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस क्या लिखा हमने H2O, क्या लिखा H2O। तो यहाँ पर ये आपका ये जल है, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बना लेंगे, Ca यानी कैल्शियम, और बना लेंगे आपका OH का होल ट्वाइस। क्या बना लेंगे, OH का होल ट्वाइस। यहाँ पर H आपके 2 हैं, एक मिनट बैलेंस कर लो भाई, H 2 है, ऑक्सीजन 2 है, H 2। तो यहाँ देखिए भाई ये आपका पूरा बैलेंस हो गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपका जो जल है वो आपस में क्रिया करेगा तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो ये आपको यहाँ पे भाई सिंपल सा दिख रहा होगा, अंधे तो नहीं हो आप लोग, कि यहाँ पर ऑलवेज आपके जो अभिकारक हैं, यहाँ पर जो आपके अभिकारक लिए गए हैं, यहाँ पर जो आपके अभिकारक लिए गए हैं, जो आपके अभिकारक लिए गए हैं, अभिकारक आपके कितने हैं, अभिकारक आपके कितने हैं भाई साहब, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। लेकिन जो आपके ये उत्पाद बन रहे हैं, जो आपके ये उत्पाद बन रहे हैं, तो उत्पाद हमेशा कितना बनेगा, ओनली 1 बनेगा। तो क्या देखने को मिला, जब भी आपकी ऐसे अभिक्रिया हो कि आपके अभिकारक 2 प्लस हो लेकिन उत्पाद केवल 1 ही हो, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। एग्जाम्पल लिखने को बोले ऐसे आप लोग लिख सकते, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एक और समझ लीजिए, मान लीजिए आपसे बोला भाई कि आप ना यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यानी H2 प्लस Cl2, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस H2। यहाँ पर ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 अणु, क्लोरीन का 2 अणु है, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई साहब, 2HCl बन जाएगा। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2HCl, मतलब कि
हाइड्रोजन आपका अलग तत्व होता है, क्लोरीन आपका अलग तत्व, लेकिन जब आपस में बनना तो एक यौगिक बन गया, और यौगिक बनने के बाद इसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। आई बात समझ में? तो आपके अभिकारक 2 और प्रोडक्ट आपका 1, तो ऑलवेज दिस इज कॉल्ड संयोजन अभिक्रिया। आई बात समझ में? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया। जो संयोजन अभिक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी है ना, ऊष्माक्षेपी से थोड़ा बहुत मिलती जुलती है, ठीक है। तो यहाँ से जो मैं बताने वाला हूँ थोड़ा अच्छे समझिए, बिकॉज यहाँ से कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी, राइटिंग को पता नहीं क्या हो गया है। समझते हैं हम लोग कौन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्मा मतलब होता है, आप जानते हैं, ऊर्जा जो होती है। क्षेपी का मतलब समझ लीजिए, क्षेप दिया यानी कि दूसरे के ऊपर अपना इल्जाम क्या कर दिया भाई, थोप दिया, ठीक है। क्षेपी मतलब थोप दिया। यहाँ पर इन द सेंस शॉर्ट में समझिए कि ऊष्माक्षेपी मतलब क्या हो जाएगी कि आपका प्रोडक्ट तो बनेगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो तो बनेगा, बट साथ ही साथ में क्या होगा, प्रोडक्ट तो आपका बनेगा लेकिन साथ ही साथ में आपका क्या होगा भाई, ऊर्जा भी निकलेगी। क्या निकलेगी? आपकी ऊर्जा भी निकलेगी। तो सिंपल सी बात है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया, क्या लिखेंगे आप लोग, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, कैसे, जिसमें उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा। ऊष्मा मतलब ऊर्जा, ऊष्मा भी निकलती है। मतलब आपका प्रोडक्ट तो बनेगा बट ऊष्मा भी आपकी निकलेगी, ठीक है, ऊष्मा भी निकलती है। तो ऐसी अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी मतलब दूसरे के ऊपर छेप दिया, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अभिक्रिया कहलाती है। आए बात समझ में कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ आपकी ऊष्मा भी निकल, मतलब आपका प्रोडक्ट तो बनेगा बट उसके साथ साथ आपकी ऊष्मा भी उत्सर्जित होगी, मतलब ऊष्मा भी आपकी निकलेगी। तो ऐसी अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए अब, जैसे आपका जो कार्बन है, ठीक है, आपका जो कार्बन है ना, कार्बन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन की हमने क्रिया कर, जब आप कार्बन का दहन करवाते हैं, क्या, जब आप कार्बन का दहन करवाते हैं और कार्बन के दहन के बावजूद, जब कार्बन का दहन करके कोई रिएक्शन होती है, यानी कार्बन का दहन करके हम जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाते हैं, तो आपकी क्या होती है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनती, मतलब आपका उत्पाद तो बनता है, कार्बन है, ऑक्सीजन, इसका हमने दहन कर मतलब जला दिया, ठीक है। जब इसको जलाएंगे तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मित होगी, साथ ही साथ में कुछ मात्रा में आपकी हीट भी उत्सर्जित होती है, मतलब हीट का भी निष्कासन होता है, आपकी ऊष्मा भी निकलती है। तो ऐसे विक्रिया हमारी क्या होती है? ऊष्माक्षेपी विक्रिया होती है, ठीक है। कि जब भी आप किसी भी रिएक्शन को करवाओ, मतलब अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ कुछ संयोजन अभिक्रिया की तरह लग रही होगी, है ना, क्योंकि आपके अभिकारक भी दो, अभिकारक आपके 2 से अधिक होने चाहिए, उत्पाद आपका एक तो बनेगा लेकिन साथ साथ में आपकी ऊष्मा भी निकलेगी, है ना। तो ऊष्मा जब निकलेगी तो क्या होगा भाई, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। आए बस समझ में? तो जब भी आप किसी भी रिएक्शन को कराओ उसमें आपकी ऊष्मा निकलती है तो आपका क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। छेपी मतलब होता है दूसरे के ऊपर थोप देना। अब देखिए मैंने बोला कि यहाँ पर जो अभिक्रिया है वो आप किससे मैच करती है, ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया है वो ऊष्मा शोषी की तरह मैच, संयोजन अभिक्रिया की तरह मैच करती है, क्योंकि आपके अभिकारक कितने हैं, 2 हैं, अभिकारक आपके कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। अभिकारक आपके कितने हैं, 2 हैं, अभिकारक भाई साहब आपके 2 हैं और आपका उत्पाद 1 है प्लस आपकी हीट। लेकिन अगर हम हीट को हटा दें तो क्या ये आपको संयोजन अभिक्रिया दिख रही है? क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में भाई क्या था कि जब भी 2 अभिकारक आपस में मिले फिर 2 से अधिक मिलेंगे तो एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपकी संयोजन अभिक्रिया भी है। आई बात समझ में? लेकिन जो आपका ऊष्मा निकल, जो आपकी ऊष्मा निकल रही है, क्या वो एक उत्पाद है? ऊष्मा कोई उत्पाद होता है? नहीं, ऊष्मा उत्पाद नहीं, तो ऊष्मा को हम उत्पाद में नहीं गिनते हैं, ठीक है। ऊष्मा भाई उत्सर्जित तो कोई पदार्थ थोड़ी ना बन रहा है वो, जब किसी चीज को हम लोग जला रहे हैं तो उसमें ऊष्मा निकल रही है ना, लेकिन प्रोडक्ट तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना है ना, मेन प्रोडक्ट तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ऊष्मा प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है वह संयोजन अभिक्रिया भी होती है, ठीक है। जो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है वह संयोजन अभिक्रिया भी होती है। और यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखिए, क्या लिखिए, नोट पॉइंट, क्या लिखिए, नोट पॉइंट, कि देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा कि जितनी भी आपकी ये जो अभिक्रियाएं हैं, अगर इसमें ऊष्मा निकलेगी तो ऊष्मा आपका कोई प्रोडक्ट नहीं होता, इसलिए अगर यहाँ पर भाई
अगर कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपकी अगर ऊष्मा निकल रही है तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ये संयोजन अभिक्रिया ही है, लेकिन ये आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब संयोजन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। आए बस समझ में, सिंपल सी बात, जो आपकी ऊष्मा निकलती है वो कोई आपकी कहेंगे भाई, जो आपकी ऊष्मा निकलती है वो कोई आपका प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है, हम क्या लिख सकते हैं, क्या नोट पॉइंट बन सकता है कि जितनी भी आपके संयोजन अभिक्रिया होती है, क्या जितनी भी आपकी क्या होती है संयोजन अभिक्रिया, कहेंगे भाई जितनी भी आपकी संयोजन अभिक्रिया होती है, नोट पॉइंट, ठीक है, जितनी भी संयोजन अभिक्रिया होती हैं, जितनी भी संयोजन अभिक्रिया होती है वो सभी ऊष्माक्षेपी हो सकती हैं, ठीक है। ऊष्माक्षेपी हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा, लेकिन सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अभी मैं समझाऊंगी इसको, ठीक है। वो सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया नहीं हो सकती हैं, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया नहीं हो सकती हैं, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, इसको आप अच्छे समझिएगा, ये नोट पॉइंट याद रखिएगा कि संयोजी अभिक्रिया मतलब जितनी आपकी संयोजन अभिक्रियाएं हैं वो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि संयोजन का मतलब क्या था कि जब भी दो पदार्थ आपस में मिलेंगे तो वो आपका एक प्रोडक्ट बनाएगा। तो ऊष्माक्षेपी में आप लोग देख सकते हैं कि दो अभिकारक आपके हैं, क्लियर है भाई। उसके बाद एकल उत्पाद बन रहा, भाई ये भी ठीक है, संयोजन में ऐसा होता है, बट इसमें हीट निकल रही है ना, क्या निकल रही है आपकी, हीट निकल रही है। तो हीट कोई आपका एक्स्ट्रा उत्पाद नहीं होता है ना, हीट आपका उत्पाद होती है, सह उत्पाद होता है, मतलब मेनली उत्पाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ऊष्मा निकल रही है ना, तो ये आपका कोई क्या मतलब यहाँ पे कोई उत्पाद नहीं होते, उसमें निकलती आपको उत्पाद नहीं है। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला है कि ये जो आपकी अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया भी क्या है, ये आपकी संयोजन अभिक्रिया भी है, लेकिन आई क्या बोला है, सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संयोजन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक संयोजन अभिक्रिया जब हम करते हैं तो हर एक अभिक्रिया में हीट निकले ऐसा जरूरी नहीं है ना, हर एक अभिक्रिया में हीट निकले ऐसे जरूरी नहीं है। इसीलिए सारी की सारी संयोजन अभिक्रिया हो सकती है ऊष्माक्षेपी, क्योंकि एकल उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है, एकल उत्पाद का निर्माण, इसलिए आपकी संयोजन अभिक्रिया हो सकती है। लेकिन सारी की सारी जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो संयोजन नहीं हो सकती, बिकॉज हर संयोजन अभिक्रिया जब हम करते हैं, कोई भी संयोजन रिएक्शन जो करते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं कि हर एक अभिक्रिया में आपकी ऊष्मा निकले। समझ रहे हैं मेरी बात को, समझिए। जैसे मैंने ये आपकी एक अभिक्रिया है, ठीक है, कैसे भाई अच्छे समझिएगा कि ये आपकी कोई ये अभिक्रिया, ठीक है, ये ए है, ये P प्लस बी है प्लस सी है, ये भाई आपस में मिली, इसको हमने रिएक्शन करवाया तो ये आपका एकल उत्पाद बन गया, एकल उत्पाद प्लस आपकी हीट निकल गई, क्या निकल गई, हीट निकल गई। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया में यही होता है कि भाई आपका एकल उत्पाद बनता है, तो यहाँ पर एक उत्पाद बना है तो आपकी संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। ऊष्मा है, लेकिन ये नहीं, ऊष्मा आपको उत्पाद नहीं है, वो आपका सह उत्पाद है ना, ऊष्मा निकली वो आपका सह उत्पाद है। तो यहाँ पर जो आपकी अभिक्रिया हुई आपकी संयोजन अभिक्रिया है, लेकिन ऊष्माक्षेपी का मेन पॉइंट क्या है कि भाई उत्पाद तो बनेगा, लेकिन साथ ही साथ में आपकी ऊष्मा भी निकलेगी। तो जब आपकी ऊष्मा निकलेगी तभी आपका वो ऊष्माक्षेपी होगी। अगर केवल एकल उत्पाद बन रहा है तो वो आपका संयोजन है, लेकिन ऊष्मा निकल रही है तो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। अब जैसे यहाँ पर आपने कोई रिएक्शन करो, उसमें आपकी भाई ऊष्मा नहीं निकल रही है, तो क्या आप कह सकते कोई ऊष्माक्षेपी है, नहीं कह सकते। ऊष्माक्षेपी के लिए क्या होना जरूरी है, ऊष्मा का निकलना जरूरी है। और अगर यहाँ पर भाई ऊष्मा निकल गई तो यहाँ पर आप इसको संयोजन अभिक्रिया ही बोल सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऊष्मा नहीं निकलेगी तो आपकी संयोजन अभिक्रिया होगी, ऊष्मा निकल रही है साथ में तो आपकी संयोजन भी हो सकती है और आपकी ऊष्माक्षेपी भी होगी। आइए बस समझ में, क्योंकि ऊष्माक्षेपी की जो मेन क्वालिटी है वो क्या हो, किसी भी रिएक्शन में जब कोई आपको उत्पाद बनता है तो साथ साथ में उसकी ऊष्मा भी निकलती है, तो ऊष्मा निकलेगी तो ही आपकी ऊष्माक्षेपी होगी। इसलिए कहा गया है कि संयोजन अभिक्रिया जो होती है वो सभी ऊष्माक्षेपी हो सकती है। बिकॉज क्यों, क्योंकि भाई उत्पाद तो एक ही बनेगा, साथ में ऊष्मा निकल तो उसमें कोई आपका उत्पाद नहीं है ना, वो आपका सह उत्पाद है, ठीक है। इसीलिए आपके सारे संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो सकती है, लेकिन सारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया नहीं हो सकती, बिकॉज सभी की सभी संयोजन अभिक्रियाओं में जरूरी नहीं कि उसमें ऊष्मा निकले। आए बस समझती हूँ भाई, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे समझाया है। अब इसमें भी नहीं आया होगा तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपनी किसके, वियोजन अभिक्रिया की तरफ, ठीक है। तो वियोजन क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, किसका, आपका संयोजन का अपोजिट। तो वियोजन को आप लोग अच्छे से समझिएगा, वियोजन का मतलब होता है अपघटन,
वियोजन का मतलब क्या होता है? अपघटन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं टूटना। यानी इसमें जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? टूटती है। तो मैंने जो आपका पहला वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर्स को पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था कि भाई जो अभिक्रिया होती है वो केवल जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे तभी नहीं होगी। जब कोई अभिक्रिया दो से अधिक पदार्थ में मिलेंगे और एक नए गुण नया पदार्थ बनाएंगे तभी आपकी अभिक्रिया नहीं होती है। जब कोई एक यौगिक टूटता है, टूटने के बाद भी छोटे छोटे यौगिकों, तत्वों या फिर परमाणु टूट जाते हैं, उसके बाद भी आपकी अभिक्रिया होती है। जैसे मैंने आपको बोला था भाई कि जब भी कोई अभिक्रिया होगी जरूरी नहीं कि वो अभिकारक आपस में मिले तभी होगी, नहीं। एक ये आपकी अभिक्रिया है A + B + C है, ये आपस में मिली तो ये आपकी ABC बन गई, तो यहाँ पर ये नया पदार्थ बना। लेकिन अब मैं यहाँ पर बोलूँ कोई एक अभिक्रिया है, जैसे यहाँ पर ये AB, ये आपका एक यौगिक है, ये भाई अलग अलग तत्वों में टूट गया, ये अपने अलग तत्वों में टूट गया, तो ये भाई जो इसका गुण है और जो इसका गुण है वो अलग ही होगा, तो रिएक्शन तो यहाँ पर भी हुई है ना। तो रिएक्शन आपकी दोनों तरीके से होती है कि जब कोई दो से अधिक अभिकारक आपके आपस में मिलते हो उसके बाद नया प्रोडक्ट बनता है तो आपकी अभिक्रिया होगी। लेकिन एकल यौगिक अगर वो टूट जाता है अलग तत्वों में तो वो भी आपका रिएक्शन कहलाएगा। आए बात समझ में? तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? वियोजन अभिक्रिया। मेनली हमको किसकी बात करना है? वियोजन अभिक्रिया की। तो वियोजन का मतलब क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया, क्या लिखेंगे आप लोग? ऐसी अभिक्रिया। पेन को पता नहीं का दिक्कत आ गया है। ओ चल गया क्या? चलो। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है भाई साहब? ऐसी अभिक्रिया। कैसी? ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक टूट करके, क्या टूट करके अपने छोटे छोटे, कैसे? अपने छोटे छोटे अवयवों, ठीक है, अवयवों या तत्वों में टूट जाता है। क्या? में टूट जाता है, टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती। कैसी? तो ऐसी अभिक्रिया आपकी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो मतलब क्या? संयोजन में क्या आता है कि जब दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं तो वो एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसे भी कि हमारे संयोजन अभिक्रिया का मतलब वो आपस में जुड़ेंगे, वो साथ रहेंगे, है ना। मतलब दो आपस में मिलेंगे तो एक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? एक यौगिक होता है, वो एक यौगिक टूट करके अलग तत्वों या फिर अपने यौगिकों में टूट जाता है। अब देखिए, जैसे हमने किसी को बोला भाई तुम टूट जाओ, है ना, समझिए तोड़ने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो होना जरूरी है ना। जैसे आप भी कोई फ्रेंड है, आपकी बहुत गहरी मित्रता, मतलब बहुत ही बोल सकते बहुत ही क्लोजली फ्रेंड, बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप आपकी। अब आपकी फ्रेंडशिप को तोड़ना है तो कुछ ना कुछ तो भाई आग लगानी पड़ेगी ना। ऐसा है कि नहीं? अपने आप तो ना टूट जाएगी। कोई आएगा भाई, है ना, कहीं पैसों की बात आ जाएगी तो आपकी टूट सकती है मित्रता, है ना। कोई तीसरा बंदा आ गया, उसने भाई एक दूसरे कान भर दिया, ये तुम्हारा ऐसा बोलते हैं, तुमको ऐसे बोलते हैं, तो आपकी टूट। लेकिन जब तक आप दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज नहीं आती है, मतलब कोई तीसरी चीज नहीं आती है, तब तक आपकी फ्रेंडशिप नहीं टूट सकती, आप जितना भी चाहे। तो ऐसी आपकी जब वियोजन अभिक्रिया होती है तो वियोजन अभिक्रिया में तोड़ने के लिए कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। हम जैसे बोले भाई ये आपका एक यौगिक, क्या है? ये आपका एक कोई यौगिक, समझिएगा कि मान के चलिए ये आपका कोई एक यौगिक है, ये आपका एक यौगिक है। हमने इसको बोला भाई तू टूट जा, क्या होता है? तू टूट जा, तो क्या वो टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। जब तक कोई तीसरा बंदा आके इस पे हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब तीसरा बंदा नहीं आएगा, तब तक यह रिएक्शन वियोजित नहीं हो, मतलब इसका अपघटन यानी यह टूटेगी नहीं, ठीक है। तो उसको तोड़ने के लिए भाई क्या होता है? जो आपकी वियोजन अभिक्रिया है वो आपकी 3 तरीके से टूटती है। किस तरीके से? 3 तरीके से। तो एक जो होता है वो आपका होता है ऊष्मीय वियोजन। या तो आपकी जो अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा टूटेगी तो आपकी ऊष्मीय वियोजन हो जाएगी। अगर आपकी अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा टूटती तो आपकी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। या तो हो जाएगा आपका विद्युत, यानी कि विद्युत के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा। तो यानी इलेक्ट्रिसिटी, सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में फिर ऊष्मा के द्वारा। जो आपकी अभी यानी कोई एक यौगिक है तो वो तब तक नहीं टूटे जब तक आप उसमें ऊष्मा प्रभाव ही ना करें, या फिर विद्युत या फिर प्रकाशी। इन तीनों चीज के द्वारा ही आपकी कोई भी रिएक्शन का क्या होगा? टूटेगी, ठीक है। अपने आप नहीं टूट जाएगी, ठीक। कोई इन तीनों में से कोई ना एक चीज तो होनी चाहिए। अब वो सिर्फ ऊष्मा हो सकती है, या फिर आपकी प्रकाशता, फिर आपकी विद्युत हो सकती है, ठीक है। चलिए फिर एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाशीय, किसकी? ऊष्मा की।
ऊष्मीय विभूजन अभिक्रिया समझते हैं कि ऊष्मीय विभूजन में कोई रिएक्शन कैसे टूटती है। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखना है कि ऊष्मीय विभूजन क्या होता है, लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो एक यौगिक है, जो आपका अभिकारक है, वो ऊष्मा के द्वारा टूटता है तो उसको हम ऊष्मीय विभूजन बोलते हैं। अगर वो यौगिक आपका प्रकाश के द्वारा टूट रहा है तो वो आपका प्रकाशीय विभूजन, अगर वो यौगिक आपका विद्युत के द्वारा टूट रहा है तो वो आपका विद्युतीय विभूजन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हम समझते हैं ऊष्मा विभूजन। ठीक है, तो ऊष्मा विभूजन में जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, एक तो ये पेन नहीं चेंज हो रहा तो और मजा नहीं आ रहा है। जैसे आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये आपका क्या है, एक यौगिक है, ये आपका क्या है, एक यौगिक है। तो यहाँ पर आपका ओनली एक यौगिक हो, क्या होगा, आपका ओनली एक यौगिक होगा। और उसके अलावा यहाँ पर आप सोचिए कि भाई दो अभिकारक हुई, नहीं, आपका एकल उत्पाद होगा, आपका उत्पाद एकल होगा। ठीक है, मतलब आपका एक अभिकारक होगा, ओनली क्या, आपका एकल यौगिक होगा, उत्पाद नहीं बोलेंगे, सॉरी, उत्पाद तो बनेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर जो आपको ये अभिकारक, तो लेकिन आपको जो अभिकारक वो आपके यौगिक के रूप में, किसके, आपके यौगिक या फिर तत्व के रूप में होगा। आई बात समझ में। जब ये भाई टूटेगा तो इसको हम बोले भाई तो टूट जा, तो टूटेगा, नहीं टूटेगा जब तक इसमें कोई ऊष्मा विद्युत प्रकाश की उपस्थिति ना हो। तो इसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा यहाँ पर लानी पड़ेगी। तो ये भाई सब क्या करेगा, भाई ये ऊष्मा का अवशोषण करेगा, क्या करेगा, ऊष्मा का अवशोषण करेगा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा भाई, टूट जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरीके की रिएक्शन हो जाएगी, आपकी ऊष्मीय विभूजन रिएक्शन हो जाएगी। जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा की उपस्थिति में लाता है, मतलब ऊष्मा उसको अवशोषित करता है, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। आई बात समझ में। अब जैसे हम प्रकाशीय का एग्जाम्पल हम लोग समझे, तो प्रकाशीय एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे आपका H2 है, क्या आपका हाइड्रोजन क्या भाई, ये क्या बोलते हैं इसको, जल बोलते हैं ना, ये आपका क्या है, पानी, आपका पानी का सूत्र है। ठीक है, जब आप इसको तोड़ेंगे, आपको भाई, आपने ये पानी है, मान लीजिए आपकी बोतल में पानी है, आपने बोला कि भाई जो आपका पानी होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है कि नहीं। तो आपने कहा कि भाई तो हाइड्रोजन अलग हो जा, ऑक्सीजन तो अलग हो जा। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन तब तक अलग नहीं होगा जब तक उसमें कोई तीसरा बंदा नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब जब इसमें आप विद्युत का प्रभाव करेंगे, किसका, जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव करेंगे, जब यानी आपका जो पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आएगी, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को अवशोषित करेगी, तो आपको ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा प्लस आपका ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया भाई, हाँ ऐसे ही इसको बैलेंस मान लीजिए कर देते हैं, तो 2H2 2 2 4, हाँ ये हाँ हो गया। ठीक है, तो जब आप जब आपको जल को तोड़ना, जल के अणुओं में इसको अलग तोड़ना, मतलब जल ये आपका हाइड्रोजन तत्व है, आपका ऑक्सीजन तत्व है, तो जल आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ये आपका क्या है, एक यौगिक है। तो इस यौगिक को आपको तोड़ना, मतलब आपको जल को अलग अलग तत्वों में तोड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम विद्युत का एग्जाम्पल देखते हैं, सॉरी प्रकाशीय का मिस्टेक हो गया भाई, 1 मिनट रुकेगा। जो ये मैंने एग्जाम्पल आपको बताया है वो आपका प्रकाश विद्युत का। ठीक है, ये आपका किसका है, विद्युत का था, किसका था, ये आपका विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित करेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रकाशीय की। तो प्रकाश के लिए आपने सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, जैसे आपका AgCl, क्या है, AgCl है, 2AgCl है, इसको आप लोग तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ने के लिए क्या जरूरी है, आपको प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश को पसंद, ये तब तक नहीं टूटेगा, ये क्या बोलते हैं, Ag है, ये आपका क्लोरीन है। ठीक है, ये तब तक भाई नहीं टूटेगा, तब तक आप इसमें क्या नहीं करेंगे, सूर्य के प्रकाश को पसंद नहीं लाएंगे, ये सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में टूटता है। तो जब आप इसमें प्रकाश, हाँ जब आप इसमें सूर्य का प्रकाश लाएंगे तो ये आपका टूट जाएगा, 2Ag बन जाएगा प्लस आपका Cl2 बन जाएगा। ठीक है, आए बात समझ में। तो ऊष्मीय विभूजन का आप एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं, प्रकाशीय का ये लिख सकते हैं और विद्युत का ये लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, नोट पॉइंट ये कि जितनी भी आपकी विभूजन अभिक्रिया होती हैं, है ना, मतलब जितनी भी आपकी विभूजन अभिक्रियाएं होती हैं वो इन तीन तरीके से टूटती है। और हर एक अभिक्रिया, अगर हम सोचे कि भाई ये जो अभिक्रिया थी इसको हम ऊष्मा के द्वारा तोड़ें, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हर एक अभिक्रिया अलग अलग तरीके से टूट सकती है। जैसे जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको तोड़ने के लिए आप सिर्फ ऊष्मा का ही अगर इस्तेमाल करेंगे तो ही वह टूटेगी। अगर आप सोचिए कि भाई हम विद्युत का इस्तेमाल करें या फिर प्रकाश का इस्तेमाल करें तो टूट जाएगी, तो नहीं टूटेगी। आई बस समझ में। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी एक नोट पॉइंट है, कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है कि क्या कैल्शियम कार्बोनेट आपका प्रकाश के द्वारा टूट सकता है, तो नहीं टूट सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट ऑलवेज यानी हमेशा केवल ऊष्मा के द्वारा टूटता है। तो हर एक विभूजन अभिक्रिया आपकी अलग अलग तरीके से टूटती है। ठीक है, जितनी भी आपकी विभूजन अभिक्रिया होती है वो अलग अलग तरीके से टूटती है। अगर वह ऊष्मा के द्वारा टूट रही है तो ऊष्मीय विभूजन हो जाएगा, अगर वह प्रकाश के द्वारा टूटे तो आपका प्रकाशीय विभूजन, अगर वह विद्युत के द्वारा टूटे तो आपका विद्युतीय विभूजन। आया बात समझ में, क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा आता है ऊष्मा शोषी। ठीक है, क्या आता है आपका, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्मा शोषी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा का शोषण, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया मतलब क्या होता है, ऊष्मा का शोषण,
मतलब ऊष्मा आपकी क्या हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, जो वियोजन अभिक्रिया थी उसमें भी तो भाई ऊष्मा का शोषण हो रहा था ना, तभी तो भाई ऊष्मीय वियोजन थी, है कि नहीं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है वो वियोजन अभिक्रिया से मिलती जुलती है। जैसे संयोजन अभिक्रिया जो थी वो आपकी ऊष्मा क्षेपी से मिलती, मतलब सारे के साथ संयोजन अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी हो सकती है, बिकॉज उत्पाद तो बनता है, ठीक है, और हीट जो होती है वो कोई आपको उत्पाद नहीं होता है, ठीक है। ठीक वैसे ही जो आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है, ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है। तो कैसे लिखेंगे आपकी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण माने एब्जॉर्ब करती है वो, ठीक है। ऊष्मा का अवशोषण होता है तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी, कैसी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। कैसी कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी कहलाती है। यानी कि भाई साहब जब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी तो मान के चलिए इसमें क्या होगा भाई, कोई यौगिक टूटेगा इसमें भी, है ना। इसमें भी क्या होगा, कोई एक यौगिक आपका टूटेगा। तो एग्जाम्पल जैसे आपका मैंने बोला था कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोला था भाई साहब मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपका क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। इसमें हम लोग ने क्या किया भाई, ऊष्मा का प्रभाव कर दिया, उसने क्या किया भाई, ऊष्मा को अवशोषित कर लिया, और जैसे उसने ऊष्मा को अवशोषित किया तो ये आपका CaO प्लस CO2 में आपका टूट गया। तो क्या हुआ भाई, क्या देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं ये आपकी अभिक्रिया कैसी लग रही है आपको, वियोजन अभिक्रिया। तो कैसी, कहीं ना कहीं ये अभिक्रिया आपको वियोजन अभिक्रिया की तरह लग रही है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में क्या आता है कि जब भी कोई एकल यौगिक ऊष्मा के द्वारा, फिर प्रकाश के द्वारा, फिर किसके, विद्युत के द्वारा टूटता है ना, टूट करके आपके दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। कितने, दो से अधिक यौगिक बनाता है। क्या वियोजन अभिक्रिया में भाई डेफिनेशन लिखी थी, हाँ ठीक है लिखी थी, ठीक है। तो कहाँ गया भाई, हाँ। तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिला कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है तो ऐसी अभिक्रिया हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया जस्ट ऐसी ही थी कि जब कोई एकल यौगिक टूट करके या तो वो ऊष्मा की तरह टूटेगा, फिर विद्युत या फिर प्रकाश की तरह, जब वह इन तीनों की तरह टूटता है और टूटने के बाद दो या दो से अधिक यौगिक बना, तो मिनिमम आपके दो यौगिक होने चाहिए, ठीक है। पीछे मैं बताना भूल गई थी, जब यह टूटेगा, जब एक यौगिक आपका टूटता है तो टूटने के बाद वह कम से कम दो यौगिक बनाता है। दो के आगे वह कितने भी बना सकता है वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम आपके दो यौगिक वो बनाएगा। तो जब भी कोई यौगिक अपना टूट करके या तो वो ऊष्मा के द्वारा या फिर प्रकाश या फिर वह विद्युत के द्वारा टूटेगा, ठीक है। तो ये टूट करके दो से अधिक यौगिक बना तो आपका वियोजन होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है भाई, ऊष्मा शोषी में कि ऊष्मा का शोषण होता है, इसमें सिर्फ ऊष्मा अवशोषित होता है। इसमें कोई भी जब अभिक्रिया टूटती है यानी इसमें जो अवशोषण होता है वो प्रकाश का तो विद्युत का नहीं होता है, इसमें ओनली ऊष्मा का होता है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं जितनी भी आपकी वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं, है ना, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, हमने संयोजन में कहा था जितनी आपकी संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं वह आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। लेकिन सारी की सारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपकी संयोजन अभिक्रिया नहीं हो सकती, बिकॉज हर एक संयोजन अभिक्रिया में जरूरी नहीं है कि उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित हो। ऐसे हम इसमें नोट बनाकर कह सकते हैं जितनी भी आपकी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं होती, जितनी भी आपकी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं वह आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो सकती है। ओनली ऊष्मीय वियोजन, ना प्रकाश से विद्युत वियोजन नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा को अवशोषण किया जा रहा है, तो केवल हम ऊष्मीय वियोजन की बात करें, ठीक है। तो जितनी भी आपकी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं, यहाँ पर आप नोट करके लिख सकते हैं कि जितनी भी हमारी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं होती, क्या लिखेंगे आप लोग भाई नोट में, कि कैसे लिखेंगे कि जितनी भी ऊष्मीय वियोजन, जितनी भी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं, जितनी भी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होती हैं, कहाँ गया भाई, होती है वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मा शोषी हो सकती हैं, ठीक है। जितनी भी आपकी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होती हैं वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो सकती है ना, ऊष्मा शोषी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भी एक ऑप्शन, लेकिन सभी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, लेकिन सभी ऊष्मा
शोषी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया नहीं हो सकती है, लेकिन सभी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया नहीं हो सकती है, वियोजन नहीं हो सकती है। आइए बात समझ में। तो क्या बोला कि जितनी भी आपकी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, मतलब जो अभिक्रियाएं आपकी केवल ऊष्मा के द्वारा जो अभिक्रियाएं केवल आपकी ऊष्मा के द्वारा टूटेंगी तो वो ऊष्मीय वियोजन होंगी। और वियोजन की अभिक्रिया कितने तीन तरीके से, आप किसी भी अभिक्रिया को वियोजन आप तीन तरीके से कर सकते हैं, ऊष्मा के द्वारा करेंगे या प्रकाश या विद्युत के द्वारा। तो जो अभिक्रिया आपकी ऊष्मा के द्वारा टूटती है तो वो अभिक्रिया आपकी क्या हो जाएंगी, ऊष्मीय शोषी अभिक्रिया हो जाएंगी। बट जितनी भी आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वो वियोजन अभिक्रिया तो होंगी, मतलब ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हो सकती है, लेकिन सारी की सारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आपकी वियोजन अभिक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया आपकी तीन तरीके से टूटती है, या तो प्रकाश, या तो विद्युत, या फिर ऊष्मा। ठीक है, तो जितनी भी आपकी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं हैं वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो सकती है, और जितनी भी आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है वो उसमें वियोजन हो सकती है। बट सारी की सारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आपकी वियोजन अभिक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि वियोजन बोलेंगे तो वियोजन में आपकी तीनों चीजें आ जाएंगी, ऊष्मा आ जाएगी, प्रकाश आ जाएगी, विद्युत आ जाएगी। ठीक है, इन तीनों तरीके से टूट सकती है, लेकिन सिर्फ ऊष्मा वियोजन की बात करें तो ये आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी नोट पॉइंट है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसको याद करिए, बिकॉज यहीं से कंफ्यूजन होता है और ये बहुत डीपली में है थोड़ा। ठीक है, लेकिन इससे डीपली में और थोड़ा सा है, तो उसको भी आप यहाँ पर एक नोट पॉइंट अपवाद आता है कि मैंने बोला था कि जितनी आपकी संयोजन अभिक्रियाएं हैं वो केवल ऊष्मा क्षेपी हो सकती हैं, और जितनी भी आपकी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया वो आपकी ऊष्मा शोषी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग पॉइंट आता है कि जो आपकी संयोजन अभिक्रिया है ना, जो आपकी संयोजन अभिक्रिया है, ये थोड़ा इन द केस पॉइंट है अपवाद का, ये थोड़ा डीपली में है। जितनी भी आपकी संयोजन अभिक्रियाएं हैं वो केवल क्या होती है, मैंने बताया था आपको, वो केवल ऊष्मा क्षेपी होती है। लेकिन कभी कभी इन द केस में कुछ ऐसे केसेस है जिसमें आपकी संयोजन अभिक्रिया है वो ऊष्मा शोषी भी होती है। मतलब ये तो है नहीं कि भाई किसी भी अभिक्रिया को पूरा करने के लिए वो ऊष्मा निकलती है। जो संयोजन अभिक्रिया होती है भाई उसमें जरूरी थोड़ी ना कि भाई ऊष्मा निकले ही, है ना। लेकिन क्या होता है भाई, अगर ऊष्मा निकलते मतलब वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसको भाई करवाने के लिए, जैसे आपकी A+B है, तो इस अभिक्रिया को करवाने के लिए भाई ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, इसीलिए कुछ संयोजन अभिक्रिया आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कुछ संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, ये अपवाद है, हम आपको डेफिनेशन के साथ बताते हैं कि कुछ संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया की कुछ बेसिकल संयोजन अभिक्रिया है वो आपकी ऊष्मा छिपी होती है। लेकिन कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनको पूरा करने के लिए आपको ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, मतलब ऊष्मा का अवशोषण करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ संयोजन अभिक्रिया आपके ऊष्मा शोषी भी होती है। ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली जो पूरी के पूरी आपके संयोजन अभिक्रियाएं हैं वो आपकी ऊष्मा क्षेपी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिसको पूरा करने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, इसलिए कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो संयोजन ऊष्मा शोषी भी होती है। ठीक है, ऊष्मा शोषी भी होती हैं। तो ध्यान दीजिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जितनी भी आपकी संयोजन अभिक्रियाएं हैं, संयोजन अभिक्रिया और जो आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो एक जैसी हैं। ठीक है, और जो वियोजन अभिक्रिया है, जो आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वो एक जैसी, मतलब ऊष्मीय वियोजन जो वियोजन होते हैं वो तीन तरीके से होती है। तो उसमें जो वियोजन है और जो आपकी ऊष्मा शोषी वो एक तरीके की है। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शंस जिसको पूरा करने के लिए, जो संयोजन अभिक्रिया है जिसको पूरा करने के लिए कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिसको भाई ऊष्मा की जरूरत पड़े। ऊष्मा की जिसमें जरूरत पड़े तो मतलब क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, मतलब ऊष्मा का अवशोषित किया जा रहा है, ऊष्मा को अब्जॉर्व किया जा रहा है। और जब अब्जॉर्व करते हैं तो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एक N2 होता है, क्या होता है N2 + O2। ठीक है, एक मिनट, ऊष्मा शोषी, ठीक है, तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी संयोजन अभिक्रिया होती है उसमें आपको क्या होता है भाई, दो अभिकारक ऑब्वियसली होते हैं, दो से अधिक होते हैं कि दो तो मिनिमम होते हैं। तो ये दो अभिकारक आपस में मिलेंगे तो इस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए तो आपको क्या बन जाएगा भाई, एक मिनट सुनिएगा पहले मेरी बात, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 2NO क्या बन जाएगा 2NO, यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि ये दो अभिकारक है यहाँ पर एक उत्पाद, तो मतलब ये आपकी रिएक्शन कैसे, संयोजन अभिक्रिया। लेकिन संयोजन अभिक्रिया और सारी की सारी संयोजन अभिक्रिया आपके ऊष्मा क्षेपी होती है, बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें रिएक्शंस को पूरा करने के लिए आपको ऊष्मा की जरूरत पड़ती है ना। तो जो N2 और जो O2 जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है इसको पूरा करने की
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए आपको ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। किसकी? आपको ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए ये अभिक्रिया आपकी किस प्रकार की हो जाएगी? संयोजन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ से आपको नोट पॉइंट में क्या मिले, क्या अपवाद मिले? कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कभी कभी ऊष्मा शोषी ना होकर के ऊष्मा छेपी ना होकर के ऊष्मा शोषी होती। मतलब इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए, देखने में तो आपको संयोजन लग, संयोजन तो है ये, लेकिन इसको पूरा करने के लिए यहाँ पर ऊष्मा निकलेगी नहीं, बल्कि ऊष्मा क्या होगी भाई? ऊष्मा का अपशोषण किया जाएगा। समझ में आई बात? यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या संयोजन अभिक्रिया कभी इन द केस संयोजन अभिक्रिया कभी ऊष्मा शोषी हो सकती है? तो हाँ भाई, हो सकती है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाने के केस में। आए बात समझ में? ऐसे का अपवाद आपका आता है किसमें? वियोजन अभिक्रिया में। तो जो वियोजन अभिक्रिया थी, मतलब जो ऊष्मीय वियोजन थी, ठीक है, बेसिकली ऊष्मीय वियोजन की बात करेंगे। तो जो आपकी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, मतलब सारी की सारी जो आपकी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होती है वो आपकी ऊष्मीय शोषी होती है, मतलब ऊष्मा का शोषण करते हुए वो टूटती है। लेकिन कुछ केसेस में आपकी जो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, मतलब जो आपकी वियोजन अभिक्रिया होती है वो आपकी ऊष्मा छेपी भी होती है, मतलब वह ऊर्जा निकालती भी है। ठीक है, तो वो भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। हम लिख सकते हैं नोट पॉइंट में कि वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कभी कभी क्या? कभी कभी ऊष्मा छेपी भी हो सकती है। ऊष्मा छेपी भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, जितनी भी आपकी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है तो उसमें दो पदार्थ आपस में मिलते हैं। जैसे आपके संयोजन में दो पदार्थ मिलते हैं, मतलब मिलाने का जो करने का तरीका वो एक जैसा। लाइक ऐसे जो आपकी ऊष्मा शोषी जो वियोजन अभिक्रिया होती है तो उसमें जो आपका यौगिक होता है वो टूटता है। ऊष्मा जो शोषी उसमें आपका यौगिक टूटता है अलग अलग तत्वों में, और वियोजन अभिक्रिया में आपका यौगिक टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी वियोजन अभिक्रिया होती है वो ऊष्मा छेपी भी हो सकती है। तो आपको जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, जो आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, आपने नाम सुना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है H2O2, ये आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो ऊष्मा की जरूरत तो पड़ेगी, इसमें हमको ऊष्मा की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन साथ ही साथ जब इसको तोड़ेंगे, जब अपने अलग अलग यौगिकों में टूटेगा ना, तो बहुत अधिक मात्रा में इसमें ऊष्मा भी निकलेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका H2 हो जाएगा, सॉरी H2O हो जाएगा, प्लस आपको क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे तो एक मिनट, 2 2 4, हाँ ये हो गया। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो आपकी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होती है तो ऊष्मीय वियोजन आपकी टूटती है ना, और जो आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है वो भाई टूटती है, ऊष्मा का अपशोषण करके वो एक यौगिक को टूटती है। ठीक है, तो इनके करने का तरीका एक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन द केसेस में कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसको तोड़ने के लिए भाई ऊष्मा की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन साथ साथ में बहुत अधिक मात्रा में आपकी ऊष्मा भी निकलती है। लेकिन जब ऊष्मा निकलती है तो मतलब क्या हो जाएगा? ऊष्मा निकल रही है तो मतलब है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ऊष्मा निकल तो रही है, लेकिन यहाँ पर ऊष्मा छेपी ना होकर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ना होकर ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हो जाएगी। मतलब क्या है कि वियोजन अभिक्रिया कभी कभी आपकी ऊष्मा छेपी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये एक यौगिक है, ये आपका टूट रहा है। टूटने के बाद क्या हो जाएगा? ये टूटने के बाद क्या होगा भाई? अलग अलग यौगिक में ये टूट गया, तो इसमें भाई ऊष्मा तो आपकी ली जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी ऊष्मा भी निकल रही है, बहुत अधिक मात्रा में आपकी ऊष्मा भी निकल रही है। तो ये केस होता है। आप पूछ सकते हैं कि क्या जो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है वो कभी कभी ऊष्मा शोषी ना होकर के ऊष्मा छेपी हो सकती है? तो इन द केस हो सकती है। तो बता दीजिए भाई, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के केस में ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, यानी ये हम बोल सकते हैं कि ये जो आपकी अभिक्रिया है वो कैसे अभिक्रिया है? आपकी ऊष्मीय वियोजन, भाई ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा शोषी। ठीक है, तो बोल लिख सकते हैं आप लोग कि वियोजन ऊष्मा छेपी, क्या? ऊष्मा छेपी, क्योंकि यहाँ पर आपकी हीट निकल रही है। ठीक है, तो ये आपके कुछ अपवाद है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी। तो यही ये कुछ चीजें थी, तो अगर आपने ध्यान से इसको अच्छे से सुना होगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेकिन आपको समझ में फिर भी नहीं आया भाई, ध्यान से समझ, बिकॉज आगे अगर आप यहाँ अभी नहीं समझ तो आगे चल के आप दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे को नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। और हाँ भाई, हम इसमें सारी की सारी एक्सरसाइज नहीं डिस्कस कर पाए, बिकॉज ये थोड़ा डीपली चला गया, जैसे थोड़ा टाइम लग गया, और 1 घंटे से ऊपर का वीडियो इसमें अपलोड नहीं हो पाता है, इसीलिए माफी चाहेंगे। तो आएगा जो भी आपको पार्ट बचौनी, विस्थापन, द्विविषण, अपचन, उपचन और एक संचरण और विकर्ण गणित है, ये 6-7 टॉपिक है, तो अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो 3 पार्ट मिलाकर हमारा फर्स्ट चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।